पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज 8 के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज 8 के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, 9वीं अनुसूची को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सर क्या है इसको दो तीन खबरों से समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अभी जो बजट का प्रावधान हुआ पूरे देश के लिए, उसमें 59,000 करोड़ करीब बिहार को मिला। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा दे दिया मोदी सरकार ने। ठीक है। और अब दूसरी बात ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मानसून सत्र जो बिहार का चल रहा था, उसमें सदन में नीतीश कुमार ने कहा भी है, इसका जिक्र भी किया है 9वीं अनुसूची में। जब विपक्ष के नेता इसको लेकर विधायक हंगामा कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी है कि हमने तो कहा है, केंद्र से आग्रह किया है। एक ये हो गया, मतलब समझने के लिए हम अपने दर्शकों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो संजय झा अभी मिले प्रधानमंत्री से, जिसकी तस्वीर, जो बजट के प्रावधान हुए तो बिहार गदगद हो गया, नीतीश कुमार इससे गदगद हो गए, जदयू गदगद हो गया कि जो बरसों पुरानी मांग थी वो मांगे पूरी हो गई। लेकिन अब जो खबर है, जो बात समझ में आ रही है, वह ये है कि नीतीश कुमार जो है पाई चुका लेना चाहते हैं अपने समर्थन मूल्य का, जो समर्थन वो कर रहे हैं मोदी की सरकार को, उसके बदले में। अब नीतीश कुमार के बयान, संजय झा का प्रधानमंत्री से मिलना और आग्रह करना, नीतीश कुमार ने खुल के कहा है कि हमने केंद्र से आग्रह किया है। अब जो नए दर्शक हैं, जो या 9वीं संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसमें क्या होता है, बस एक लाइन में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं करिश्मा, तो इसमें यह होता है कि अगर यह मसला अगर चला जाता है 9वीं अनुसूची में संविधान के, तो क्या होगा कि जो अदालती समीक्षा होती है वो नहीं होगी। मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने जो कोटा बढ़ाया, और मतलब जातीय सर्वेक्षण हुआ बिहार में, फिर उस रिपोर्ट के आधार पे जो कोटा बढ़ाया गया, माने 50% से बढ़ाकर जो 65% कोटा कर दिया गया, उसके खिलाफ में पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। इसके खिलाफ में क्या हुआ कि बिहार की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बिहार, जो पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मतलब उस पर स्टे नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब क्या है, इसका एक ही उपाय है, वो है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इस मसले को शामिल किया जाए, ताकि अदालती समीक्षा नहीं हो इसकी, क्योंकि मामला भी अदालत में है, कोर्ट में है। तो कहा जा रहा है, और दो तीन चीज को समझना होगा। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और राहुल गांधी ने कैसे घेरा है सरकार को, और कैसे इस बार का जो रिजल्ट कैसे कुंद हुआ एनडीए का। राहुल गांधी ने घेरा हलवा सेरेमनी को लेके, बजट को लेके जो होता है, हाँ, तो राहुल गांधी ने जो घेरा है बहुत माइन्यूटली है। आगे सियासी जंग अब इसी तरह लड़ी जाएगी देश में, और उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। मतलब उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी ने सदन में, जो माथा पीट रही थी निर्मला सीतारमण सदन में, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, जो 20 अफसरों ने ये बजट बनाया है देश का, उसमें से ओबीसी एक और एक अल्पसंख्यक है मात्र। मतलब ये बड़ी सियासत है जिसकी झलक हम लोग लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि केंद्र जो है, ठीक है आपने बिहार को बजट दे दिया, ठीक है, करीब 59,000 करोड़ मिलेंगे बिहार को। अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हर हाल में जो आरक्षण का जो मसला है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले। अब नीतीश कुमार की अगर सियासत हम देखते हैं, चूंकि राहुल गांधी सदन में ओबीसी का जिक्र करते हैं नहीं, और नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो सियासत है, वह भी ओबीसी और ईबीसी पर आधारित है। और आरक्षण के मसले पर अगर भाजपा की बात करेंगे तो उसने भी समर्थन किया था। तो अब बीजेपी पेशोपेश में है, नरेंद्र मोदी पेशोपेश में है कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन बस एक लाइन में जो शुरुआत में हमने बात कही है वही है कि नीतीश कुमार पाई चुका लेना चाहते हैं एनडीए को, जो समर्थन उन्होंने दिया है। अब देखने वाली बात है कि आखिर करेगी क्या भाजपा। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं तो, चूंकि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है अगले साल,
तो क्या है कि काउंटर, इंडिया गठबंधन को काउंटर करने में आसानी होगी भाजपा को भी, जदयू को भी, नीतीश कुमार को भी, मोदी को भी। लेकिन पेशोपेश में है भाजपा। देखते हैं, बड़ी सियासत है इसमें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नित्यानंद राय को लेकर एक चर्चा चल रही है कि नित्यानंद राय ने सम्राट को हरा दिया। सर, क्या है पूरा मामला? मतलब बहुत सामान्य इक्वेशन है, बहुत मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। अलजेब्रा नहीं है, लेकिन सियासी गणित है इसमें छुपा हुआ। क्योंकि दिलीप जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, और कैसे बने, कैसे आधा घंटा में पूरा मूवमेंट चेंज हो गया, कैसे आधा घंटा में लेटर जारी हो गया, हम लोग कह चुके हैं, अपने दर्शकों को बता चुके हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन नित्यानंद राय से कैसे हार गए सम्राट चौधरी, उसको बहुत कम शब्दों में अगर बताएंगे तो ऐसे समझ सकते हैं हमारे दर्शक। बिहार अध्यक्ष बनाने को लेकर जो लॉबीबाजी चल रही थी, और उसमें जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने भी कुछ नाम आगे रखा था पार्टी फोरम में, और जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी के उनके सामने में, और इधर से नित्यानंद राय भी चाह रहे थे, जिसमें कई लोगों का नाम आया था, जनक चमार थे और भी कई चेहरे थे। अब उन सब नामों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये सियासी समीकरण जो बना बिहार में, वो समझने की बात है। और इसमें नित्यानंद राय मतलब कैसे जीत गए और सम्राट चौधरी कैसे हार गए, तो क्या हुआ, जो कहा जा रहा है कि जो दिलीप जायसवाल हैं वो किसी के नहीं हैं, निर्गुट हैं, ना वो सम्राट चौधरी गुट के हैं और ना वो नित्यानंद राय गुट के हैं, ठीक है। तो जो नित्यानंद राय के जो फॉलोअर कह सकते हैं, समर्थक, फैन जो हैं, जो उनके आदमी हैं बिहार बीजेपी में, उनका यह कहना है कि नित्यानंद राय जो हैं आखिरकार उन्होंने हरा ही दिया सम्राट चौधरी को। तो कैसे, तो उन लोगों का तर्क है, जो चर्चा हो रही है पार्टी कार्यालय में, बीजेपी के दफ्तर में, उसमें यह है कि हटा तो दिए ना सम्राट चौधरी को नित्यानंद राय, ठीक है, नित्यानंद राय के आदमी जो है नहीं बने प्रदेश अध्यक्ष, निर्गुट हैं दिलीप जायसवाल, लेकिन सम्राट चौधरी तो बेदखल हो गए ना कुर्सी से, ठीक है, तो इसीलिए खूब चर्चा हो रही है अभी, मतलब सबके समर्थक हैं। और जब निर्गुट की बात करते हैं, दिलीप जायसवाल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कमेटी बनती है, जिसकी चर्चा हो रही है, कमेटी बनाएंगे वो, तो वो कैसे, कब तक निर्गुट बने रहते हैं, क्या होता है। उन्होंने दावा किया है कि आम कार्यकर्ता को साथ लेके चलेंगे, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर ये निर्गुट दिलीप जायसवाल बने हैं, तो कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने पटकनी दे दी है सम्राट चौधरी को कुर्सी से बेदखल कर। सर, देवेंद्र फडणवीस की चर्चा फिर से होने लगी है। कल हमने दर्शकों को बताया था कि देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है। सर, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, करिश्मा, कल हम लोगों ने दर्शकों को बताया था कि ऐसा हो सकता है, और क्यों हो सकता है, और इसकी बात द इंडियन एक्सप्रेस ने भी, जो हम लोगों ने कल बताया था, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को छापा है सूत्रों के हवाले से। चर्चा इसलिए जोर पकड़ने लगी, और हमने भी अपने दर्शकों को इसलिए बताया कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में बीजेपी की कमान आ सकती है। उसके पीछे कई वजह थी। वजह नंबर 1, आरएसएस से उनका बेहतर संबंध होना, और जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत के करीब होना, और दूसरी एक तस्वीर जिसमें देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी और बेटी के साथ उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, फिर मीटिंग भी होती है दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है उनके साथ। इसके बाद अलग अलग जो कद्दावर नेता हैं दिल्ली में बीजेपी के, उन सबसे अलग अलग मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये जो बड़ी हलचल दिल्ली में दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की जो सियासत आगे जो होने वाली है उसकी तरफ इशारा कर रही है, और हमने ये बताया था अपने दर्शकों से, और ठीक वही चीज द इंडियन एक्सप्रेस ने भी अब पब्लिश किया है, वो भी सूत्रों के हवाले से। और हमने भी कहा था कल कि कोई आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, ठीक। अब है कि अगर ऐसा हो जाता है, हम आगे की बात बता रहे हैं, तो क्या होगा, बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। अगर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है,
विधानसभा का। अगर देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, अभी कार्यकारी और फिर बाद में जो अपनी प्रक्रिया है बीजेपी की उसके तहत अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि विनोद तावड़े की वापसी होगी बिहार से। कहां वापसी होगी? महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी होगी। और जैसे अभी एक बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, वैसा ही कुछ वो जगह विनोद तावड़े ले सकते हैं। ये है कल हम बताए भी थे, कई नामों का हम लोग ने जिक्र किया था कि इन चेहरों पे चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे अगर बड़ा कोई नाम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार सब दर्शक जानते ही हैं, चूंकि अपने दर्शक सुधी हैं, राजनीति की खबरों पे अपने दर्शकों की बहुत पैनी नजर रहती है, तो वो सब जानते ही हैं कि एक टकराहट महसूस दिख रही थी आरएसएस में और बीजेपी में, और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। उन पे जाएंगे तो कार्यक्रम हमारा बड़ा हो जाएगा। तो अब है कि देवेंद्र फडणवीस से बहुत बेहतर संबंध है आरएसएस का। तो आरएसएस का यही है, कोशिश है कि ऐसे चेहरे को बैठाया जाए जो ट्रेनिंग भी ले, बीजेपी का फ्यूचर भी तैयार हो, बीजेपी और आरएसएस में समन्वय बेहतर हो सके। तो ये सब चीज है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। योगी आदित्यनाथ की जो ढाल है वो गडकरी बन गए हैं, शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। सर कैसे? हाँ, ये फिर जो अभी जो लगातार दिल्ली में 2 दिनों की बैठक हुई है, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की जो बैठक, मतलब और सीएम और डिप्टी सीएम की, उसी की कहानी है। पहले आज की कहानी बता देते हैं। और आज की कहानी ये है कि सदन में भी पूरे रॉ में दिखे हैं योगी आदित्यनाथ, मतलब यूपी विधानसभा में शिवपाल पर उन्होंने खूब कटाक्ष किया है और शिवपाल ने भी उसका जवाब दिया है। चलिए, ये सब तो हो गया। इससे अलग एक तस्वीर जो दिखी है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो डिप्टी सीएम हैं यूपी के, वो भी शामिल हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनकी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जो खबर बाहर आ रही है कि खूब हंसी ठहाके लगाए हैं उन्होंने। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो पिछले दिन बीजेपी की बैठक हुई, सीएम डिप्टी सीएम वाली, उसमें ढाल बने हैं कौन? तो नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस। किसके लिए? तो योगी आदित्यनाथ के लिए। क्योंकि ये जो खबर थी कि योगी आदित्यनाथ जो है हटाए जा सकते हैं, वाकई में इस बात में दम थी। ऐसा नहीं है कि ये बेदम वाली बात थी, दम वाली बात थी। लेकिन जैसे आरएसएस ने भी बचाव किया, किसका? योगी आदित्यनाथ का, और गडकरी ने भी किया, शिवराज ने भी किया, और इन लोगों का यह तर्क था कि कभी भी योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बयान नहीं दिया हो जिससे पार्टी को मुश्किल हुआ हो, या अगर कोई ऐसी बात कहनी भी चाहिए है योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने पार्टी के फोरम पे अपनी बातें रखी है। और सबसे बड़ी बात जो झटका कह सकते हैं वो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उनके लिए भी और केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी है कि योगी आदित्यनाथ ने उस मीटिंग में पीएम के सामने जो अपनी बात रखी अलग से, उसमें उन्होंने ये कहा कि 2 बार उन्होंने मीटिंग आयोजित की और दोनों डिप्टी सीएम को उन्होंने आमंत्रित किया था, बुलाया था, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। तो इस तरीके से ढाल बने, मतलब गडकरी भी, शिवराज सिंह चौहान भी और आरएसएस भी। और हम इसलिए इस खबर की चर्चा कर रहे हैं कि आज की जो मीटिंग हुई, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई यूपी में, लखनऊ में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल भी हुए और एक अलग तरह का नजारा, एक अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।